नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। लोकसभा चुनाव चल रहा है और लगातार हम नई नई शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सदर विधायक रवि शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। क्या चल रहा है इस वक्त? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, चुनाव की क्या स्थिति? गर्मी तो वास्तविकता में ज्यादा है, लेकिन चुनाव की भी गर्मी कार्यकर्ता के खून में उतनी तेजी के साथ दौड़ रही है। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और गर्मी चाहे जितनी प्रचंड हो, लेकिन वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपने काम में रत है। हम लोग ग्रामीण इलाके में गए थे। पेयजल की समस्या आज भी वही है, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं और जहाँ जहाँ हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वहाँ भी ये दिख रहा है। लोग कह रहे हैं अगर पानी नहीं होगा तो वोट भी नहीं डालेंगे, ऐसी स्थिति है। नहीं, देखिए, चूंकि बुंदेलखंड वो पिछड़ा माना जाता था और उस पिछड़े बुंदेलखंड की में यदि आस किसी ने जगाई तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। वो बुंदेलखंड जो उपेक्षित था, जहाँ से पलायन होता था, आत्महत्याओं के लिए चर्चा में आता था, उस बुंदेलखंड में यही तो समस्याएं थी कि गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, किसान के पास खेती के लिए नहरें नहीं थी, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। इन्हीं समस्याओं से तो जूझ करके लोग बाहर पलायन करते थे, नौकरी करने जाते थे। सिर्फ हमारी फसलें जो थी वो वर्षा पर निर्भर थी। तब हमारी जो लेबर थी, पूरे गांव-गांव से लोग निकल करके और पलायन करते थे बाहरी शहरों में, बड़े शहरों में जाकर के रोजगार ढूंढते थे। इस समस्या को यदि वास्तविकता में किसी ने समझा है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बुंदेलखंड पर ध्यान दिया। लेकिन अभी आप जो कह रहे ना कि हर घर नल जल योजना, गांव में लाइनें बिछ गई, ये भी आपने देखा होगा। गांव में पानी की टंकी बन गई, ये भी आपने देखा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम सरफेस वाटर देंगे। एक होता है ग्राउंड वाटर कि हम बोर करके कहीं से पानी ले लेंगे, लेकिन सरफेस वाटर लाने में उसकी योजनाएं पूरी बनी हैं। आगामी समय में आज जिस तरीके से हम लोगों ने आधे लगभग गाँवों को पेयजल से आच्छादित कर लिया है, जो गाँव हमारे बचे हैं उन गाँवों में भी वो व्यवस्था लागू होने वाली। एक भी परिवार, एक भी घर छूटने वाला नहीं है। स्थिति ये है, गोपालपुरा गांव है, विकासखंड बवीना का, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है पानी ना मिलने के कारण। आज भी वहाँ ऐसी स्थिति है कि लोग जो है 2-2 किलोमीटर पानी भरने के लिए जा रहे हैं और जब वोट मांगने के लिए आप लोग जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ रहा होगा आपको। इस वक्त बड़ा कठिन होगा। देखिए, 78 साल हो गए, वो इंडी गठबंधन के लोग, उनकी सरकार तो 50 साल रही, उन्होंने क्या पेयजल की व्यवस्था की थी? आज मोदी जी का ध्यान गया है, जब लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, वो बढ़ी हुई उम्मीद ही इस बात को प्रेरणा देती है कि हम इस समय अपने गांव के समस्याओं का ध्यानाकर्षण करा लें। उनका उद्देश्य कोई वोट को छोड़ना नहीं है, उनका उद्देश्य वोट का बहिष्कार करना भी नहीं है, उनका उद्देश्य ध्यानाकर्षण करवाना। लेकिन हम सब लोगों के ध्यान में वो बातें ऑलरेडी हैं और हम वहाँ का निराकरण, मैं कहता हूँ कि अगले वर्ष तक झांसी महानगर में जहाँ पर भी पेयजल का संकट है हो, और पूरे जनपद में हर गांव तक टोंटी से पीने का पानी उपलब्ध होने लगेगा। चूँकि बड़ी महत्वाकांक्षी, बड़े बजट की योजना है। जब हम अपना एक मकान बनाते हैं तब तो मकान बनाने में 1.5 साल की अवधि लगती है, इसमें हम फंड भी होता है। यहाँ तो सरकार ने बहुत बृहद कार्य योजना बनाई है, उस बृहद कार्य योजना को जमीन पर उतारने में समय लगता है और वही समय अब लग रहा। बाकी नहीं तो योजना फुल प्रूफ है, एक एक घर तक हम लोग नल से पानी देने वाले हैं। ये योजना कब तक कंप्लीट होने वाली? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चुनाव के पहले ये योजना कंप्लीट हो जाएगी और ऐसा प्रेशर भी था लोगों के पास जो काम कर रहे थे उस योजना में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कितना समय और इसमें लग जाएगा? आने वाले आगामी 1 वर्ष की दिक्कत और है हमारे पास। माने आने वाले 365 दिनों में, इस चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही 1 वर्ष में लगभग हर जगह पानी पहुंच जाएगा। सांसद जी ने पूरे चूंकि चौमुखी विकास कराया है, झांसी हो चाहे ललितपुर हो, ऐसे में उनके गोद लिए गांव ही की क्या स्थिति है? आप शायद गए हो, हम लोग तो गए थे तो देखा था कि घुसते ही साथ एंट्री में ही कीचड़ पड़ा हुआ है। वहाँ के जो गांव वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि सांसद जी तब से आए ही नहीं है और हमारे गाँव का विकास नहीं हो पाया। तो गोद लिए गाँव की जब विकास नहीं होगा तो एक मैसेज थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो इसको कैसे फेस करें? नहीं, सांसद जी ने वास्तव में पढ़ा लिखा आदमी जो काम करता है, आप समझिए ना, राजनीति में 2 तरीके के लोग हैं। एक वो है जो रवि शर्मा है,
रवि शर्मा ने लखनऊ में आज तक आवास नहीं बनाया, तो अब 365 दिन में 350 दिन अपनी विधानसभा में रहने का प्रयास करते हैं, यहीं पर लोगों से मिलना, यहीं लोगों के बीच में समय व्यतीत करना। लेकिन दिल्ली की जो राजनीति है, या सांसद जी जिस पोर्टफोलियो से आए हैं, वास्तव में सांसद जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और दिल्ली में उनकी अपनी अलग की पहचान है, अलग वॉइस है। वहाँ पर नेता कोई भी हो, लेकिन अनुराग शर्मा जी को कोई उनके विद्वता के कारण जानता है, कोई उनके व्यापार के कारण जानता है कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत संपन्न परिवार से आते हैं। अनुराग शर्मा जी की अपनी वॉइस है, उसी वॉइस का तो सुखद परिणाम है कि इतनी सारी योजनाएं अनुराग शर्मा जी लेकर के आए। क्योंकि झांसी के लोगों ने वैसा ही नेता देखा था कि आप काम करो चाहे ना करो, लेकिन हमारे यहाँ त्रयोदशी में, हमारे यहाँ जन्मदिन में, हमारे यहाँ विभिन्न पारिवारिक उत्सवों में आप आते जाते रहो। सांसद जी ने ये भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो जब उपलब्ध झांसी में होते थे, ये काम उन्होंने तब किया। लेकिन झांसी के विकास की चिंता दिल्ली रहे हों चाहे झांसी रहे हों, 365 दिन की, उसी का सुखद परिणाम है कि ये झांसी ललितपुर में जो डेवलपमेंट आया है वो उन्हीं के कारण से। नहीं, खैर ये तो बात है कि आप अगर रैली में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद जी नहीं लड़ रहे हैं। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल में जो स्थिति है, जैसे होर्डिंग विपक्ष ने लगाए हैं, चाहे सांसद जी घर के बाहर हो कि तो मिलते ही नहीं है, उनसे किसी की मुलाकात ही नहीं होती है, तो इसको कैसे फेस कर पा रहे होंगे? क्योंकि ये मामला पूरे में फैला हुआ है और लोग यही मान रहे हैं कि सांसद जी से मेरी मुलाकात ही कभी नहीं हो पाती, हम जाते हैं तो उनसे बात ही नहीं हो पाती। देखिए, चुनाव का समय है, अपने अपने किए हुए कामों के आधार पर हमको बात करनी चाहिए। सांसद जी क्योंकि होल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं, अन्य लोग जो है वो होल टाइम पॉलिटिशियन हैं, तो होल टाइम पॉलिटिशियन और सांसद जी में अंतर है। लेकिन उस अंतर से झांसी के डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ा। झांसी का जो विकास हुआ है, वास्तव में अगर हम बात कहें, क्योंकि निंदा करना मेरा स्वभाव नहीं है किसी की, लेकिन झांसी की जनता ने, जिनकी आप बात कर रहे हो, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, उन्हें भी 2 बार झांसी से विधायक बनाया, एक बार भारत की सरकार में मंत्री के रूप में बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपेक्षित डेवलपमेंट जो झांसी के लोग चाहते थे वो कर पाए थे क्या? नहीं कर पाए थे। तो डेवलपमेंट तो अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और इस अनवरत चलने वाली प्रक्रिया में निश्चित रूप से सांसद जी ने अपना योगदान दिया है। 5 वर्षों में उन्होंने कुछ करके दिखाया है। झांसी में बड़ा बड़ा उद्योग व्यापार, इसके पहले वो अपना कार्यकाल बता दें भाई। पेयजल योजना हम लेकर के आए झांसी में, अपना उपलब्धि तो बताएं। देखिए, छोटी राजनीति करना ठीक बात नहीं है, राजनीति के स्तर को मेंटेन सबको करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी भी सबकी है कि पॉलिटिक्स का स्तर मेंटेन बना रहे, क्योंकि जब हम नीचे स्तर पर राजनीति शुरू करते हैं तो हम तो नीचे गिरना ही शुरू हो जाते हैं। राजनीति मेंटल लेवल से बड़े उससे होनी चाहिए। अच्छा, हम रोजगार की बात करें, युवाओं से हम लोग लगातार मिल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर बहुत सभी वर्ग के लोगों से बातचीत हो रही है। युवा का ये कहना है कि सरकार ने सबके लिए तो किया, तब तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था उन्होंने अभी तक नहीं की। आप अच्छा एक चीज बताओ, चाहे FPO हो, ठीक है, अब रोजगार को यदि सरकारी नौकरी से ही जोड़ करके देखा जाएगा तो सरकार की एक सीमा है। लेकिन अगर हम रोजगार के अवसरों को देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार, रोजगार के अवसर गांव-गांव में सृजित हुए हैं, है ना। जैसे हर गांव में बैंकिंग सखी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनी कि नहीं बनी, FPO गांव में खुल रहे, स्वयं सहायता समूह खुल रहे कि नहीं खुल रहे। हर गांव के लोगों को हम कैसे रोजगार से जोड़ पाएं, यही तो सरकारों का काम होता है। अब यदि रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी वाले रोजगार से जोड़ेंगे आप, तो निश्चित रूप से ना 75 वर्षों में वो दे पाए थे जो पहले थे, ना ये दे सकते हैं। लेकिन हम अवसर देंगे आपको बराबरी से उन्नति का अवसर दिया जाएगा। आज जिस तरीके से बाहर की कंपनियां जब यहाँ पर आएंगी तो रोजगार का ही सृजन होगा, वही काम में तो हम लोग लगे हुए हैं। आज जल सखी बनाई, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाई, माने ये भी तो रोजगार के ही अवसर हैं, सरकार ही तो दे रही है।
कि बैंक में लोगों को नहीं जाना पड़े, बैंकिंग सखी आपके घर से सब कर ले जाएगी। पानी की गुणवत्ता की जांच जल सखी बना दिया। तो इस तरीके के जो अवसर गांव गांव में सृजित हुए, उसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह, FPO, आपके स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, युवाओं के लिए इनोवेशन सेंटर, उनके पास क्या इनोवेटिव आइडिया है उसको लेकर के सरकार ने बहुत सारा काम खड़ा किया है। तो काम तो वास्तविकता में युवाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए आत्मनिर्भर भारत का सपना यदि कोई पूरा कर सकता है तो युवा कर सकते हैं। सपना किसने देखा? आदरणीय प्रधानमंत्री ने। आज पड़ोसी देश चीन, जिस पे हम लोग निर्भर से हो गए थे कि भारत 140 करोड़ की आबादी का देश और हमें पूरा सामान वहां से खरीदना पड़ता है, प्रधानमंत्री ने क्या विजन लेकर के आए? 140 करोड़ लोगों के देश में इनकी आवश्यकता की वस्तुएं हम स्वयं भी बनाएंगे और हम अन्य देशों को भी अपने उत्पादन का लाभ देंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। आज आत्मनिर्भर भारत में हम अब बोफोर्स तोप मांगने दूसरे से नहीं जाएंगे, हम अपने यहाँ डिफेंस उसमें बनाएंगे, हम अपने गोला बारूद जो भी सेना के साजो सामान है सब हिंदुस्तान स्वयं बनाएगा। तो इतनी सारी बड़ी सोच और इतना बड़ा विजन जिनका है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि युवा ये सोचते हैं कि हमें रोजगार कल से मिल जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट झांसी में लगाए हैं उनको शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। तो हमारे दर्शक जो युवा हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि उनको रोजगार कब से झांसी में मिल पाएगा, डिफेंस कॉरिडोर में कब वो काम कर पाएंगे, कब वो बीडा में काम कर पाएंगे, ऐसा कब हो पाएगा, क्या समय सीमा होगी? देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े MOU साइन हुए हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति आता था क्या? है अराजक प्रदेश के रूप में जिसे जाना जाता हो, है ना। आज वो उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश में उद्यमियों ने आना शुरू किया है, विश्वास जताया है। तो ये बदला हुआ नैरेटिव उत्तर प्रदेश का, तो आज भारत ही नहीं विश्व के बहुत सारे उद्योगपति उत्तर प्रदेश का व्यापार सेक्टर में हम लोग उन्नति की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अकेले सरकारी नौकरी से रोजगार सृजित नहीं हो सकता। हम टूरिज्म एक बड़ा इंडस्ट्री है। आप छोटे छोटे देश हैं, उनने अपनी समस्याओं को डेवलप हो गए। हम बात करें पड़ोसी देश दुबई की रेगिस्तान था, उन्हें डेजर्ट सफारी बोलना शुरू कर दिया। आज वहाँ पर लोग सफारी करने जाते हैं। वो देश जहाँ पर कोस्टल एरिया था, समुद्र था, टापू पे थे, उनने अपने यहाँ पर क्रूज शुरू कर दिए। तो आज वहाँ पर क्रूज की ड्राइव के लिए लोग 15-15 दिन की बुकिंग करा के जा रहे। तो उसमें अवसर ढूंढना, आपदा में भी, यही तो प्रधानमंत्री ने सिखाया है। आपदा में अवसर का सिखाया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया है। आज युवाओं की आप जो बात कर रहे हैं ना, कितना समय लगेगा, निश्चित रूप से हमने बहुत सारे रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और युवा को अपना काम करने की भी प्रेरणा होनी चाहिए। मात्र सरकारी नौकरी से रोजगार को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकारी नौकरी का अलग विषय है, लेकिन उसके साथ साथ हम स्वयं का व्यवसाय करने की हमें प्रेरणा मिले। आज आपको इतना बड़ा कौशल विकास मिशन, अब मैं कहता हूं कि यदि बुंदेलखंड के लोग आज से इस तैयारी में क्यों नहीं लग रहे कि आने वाले पिछले 4-5-6 वर्षों में इंडस्ट्री आएंगी, उस इंडस्ट्री में हमारे मतलब का रोजगार क्या होगा, आप बताओ ना। तो हम वो सारी ट्रेड्स में काम क्यों नहीं करना चाह रहे। आज मैं अगर उदाहरण दूं आपको, तो बड़ी संख्या में भारत में पिछली सरकारों में विभिन्न कोर्सेज खोले गए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो BB हो, BCA हो, है ना। वो सारे कोर्सेज खुलते तो चले गए, लेकिन भारत की सरकार को, पिछली को, यही नहीं मालूम था कि हमको आने वाले समय में कितने इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसी थी ना बात। अब आप देखो, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के प्राइवेट कॉलेज से आया हुआ एक विद्यार्थी, उसे तो नौकरी 6-8 हज़ार रुपये की भी नहीं मिल रही। अब उसके आगे इंजीनियर लग गया, उसने पढ़ लिख लिया तो मजदूरी के काम से भी गया। वहीं दूसरी ओर बिना पढ़ा लिखा, हिंदुस्तान की तो बात है, वो JCB के स्टीयरिंग पे बैठ गया, L&T के स्टीयरिंग पे बैठ गया, AC में बैठा है L&T के अंदर, मशीन को सिर्फ कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, उसको तो 60 हज़ार मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंजीनियर को 8 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो विसंगतियां हैं, तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कौशल को विशेष तौर से कहा है कि कौशल के ही माध्यम से हम हिंदुस्तान को उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। आप में यदि कोई हुनर है तो आप घर पे बैठे नहीं रहेंगे, आप नौकरी की तलाश में कभी नहीं घूमेंगे। आपको जिसको काम कराना होगा वो स्वयं आपको ढूंढता हुआ घूमेगा। तो मेरा आग्रह है यहाँ पर अपने युवाओं से कि आने वाला जो बुंदेलखंड है बड़ा स्वर्णिम बुंदेलखंड उभर के आएगा। जब नोएडा की कल्पना की गई थी 40 साल पहले, 40 साल लग गए, लेकिन उस समय बजट का अभाव होता था, मैं मानता हूँ। आज सरकार के पास बजट का अभाव नहीं है, एक एक किस्त में सरकार बड़ी बड़ी धनराशि का आवंटन कर रही। तो जब बजट भरपूर हो तो योजनाएं भी तेजी से धरातल पर उतारी जा सकती हैं। आने वाले बड़े कम समय में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। राहुल और अखिलेश दोनों पार्टी के मुखिया झांसी आए, उन्होंने अपनी भाषण दिए, दोनों ने सभा को संबोधित भी किया और कई योजनाओं को जो है बताया भी और जुमलेबाजी की सरकार भी उन्होंने कहा। तो उनके इस भाषण से क्या जनता प्रभावित होगी या कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? ऐसे लोगों की क्या बात करना जो चीन का समर्थन करने वाले नेता हो, ऐसे लोग क्या बात करना जो पर अपने वंशावली को बचाने के लिए मात्र राजनीति करते हैं। तो जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। अगर किया होता तो पिछले 50 वर्षों तक देश की जनता ने उनको देखा है। गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब हटा दी थी क्या है? गरीब और भूखा बनने लगा था। गरीब की चिंता अगर हुई है तो नरेंद्र मोदी ने की है। अच्छा, योगी जी भी झांसी आए, रोड शो हुआ, मैं देख रहा था, ट्रक पर आप भी उनके साथ थे और जनता बहुत अच्छे से अभिवादन दे रही थी उनको। तो क्या मान रहा है आपको कि जिस तरीके से रोड शो होने के बाद कुछ और ज्यादा वोटर बढ़ गए होंगे क्या? देखिए, योगी कहने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब सामान्य भाषा में लोगों से पूछो तो पूरे भारत में, हम मध्य प्रदेश के प्रचार में थे तो वहां पर लोग कहते साहब 3 महीने को योगी जी उधार दिलवा दो हम लोगों को। माने योगी जी की इतनी डिमांड है कि योगी जी कानून व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। योगी कानून का राय लाने में सक्षम व्यक्ति है। जो पटरी से उतरा हुआ उत्तर प्रदेश यहाँ कोई आना चाहता था। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश अपने अपराध के लिए पूरे भारत में पहचाना जाता है, उत्तर प्रदेश से आपराधिक गतिविधियों का खात्मा कर देना ये योगी की उपलब्धि है। तभी तो लोग धन्यवाद देने के लिए खड़े थे बाजार में। वो महिलाएं, वो बच्चे जिन्हें अब विश्वास है कि हमारी बेटी शादी से रात में 12 बजे स्कूटी से लौट रही है अकेली, वो जेवर पहने, उससे कोई बोलने वाला नहीं है। ये विश्वास यदि प्रदेश की जनता प्रदेश को दिलाया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाया। रोड शो के दरमियान कई दुकानदारों की दुकान को आगे से क्षतिग्रस्त किया गया, क्योंकि रोड शो के एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन व्यापारी कहीं ना कहीं रुष्ट हो गए थे। तो उनसे बातचीत हुई क्या आपकी? नहीं, वो सारे जिन लोगों के शेड एक आध किसी का हटाया गया था, चूँकि ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसकी रोड शो की गाड़ी निकलने में दिक्कत थी, उसे हटाया गया था। अगले दिन सुबह उस शेड को ठीक करवा दिया गया और संतुष्ट। जनता मानती है कि इस बार पेंच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं सामान पे चल रहे हैं, जनता का ऐसा मानना है, आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ना कुछ फंसा है, सब आनंद है और अनुराग शर्मा जी अंतर से जीतेंगे। पिछली बार तकरीबन 3.5 लाख वोट के आसपास का मार्जिन था, इस बार अभी से चूंकि मतदान नहीं हुआ तो ये कहना बड़ा कठिन काम होगा। नहीं, चूंकि विकास बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है और लगातार जो काम हुआ है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो पहले से ज्यादा वोटों से अनुराग शर्मा जी चुनाव को जीतेंगे। अच्छा, हमारे कुछ दर्शकों से कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 20 तारीख को मतदान करने कैसे निकले, क्या सोच के निकले, कर सकते हैं। मैं आपका अपना घर का सदस्य रवि शर्मा विधायक आपसे आग्रह करता हूँ कि 20 तारीख को जैसा पूर्वानुमान है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे कि टेम्परेचर 40, 42, 44 तक हो जाएगा, लेकिन हम सबको अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए मतदान करने के लिए जरूर घर से जाना है, क्योंकि मोदी है तभी सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तभी भारत की सीमाएं सुरक्षित है। मोदी है तभी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हम लोग कर पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि 20 तारीख को अपने घरों से निकल करके
कमल का बटन दबा करके भाई अनुराग शर्मा जी को जिताना है। जब अनुराग शर्मा जी जीतेंगे तो ये कमल झांसी की ओर से मोदी जी को समर्पित होगा, वहाँ पर हमारी सरकार बनेगी। तो ये थे सदर विधायक रवि शर्मा जी, जिन्होंने हमारे तीखे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार विधायक।